आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं हमसाया एपिसोड 4 समझने के लिए शुरू के 3 एपिसोड जरूर देख लीजिएगा जो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तुम क्यों चली आई? क्या आखिर क्या है जो मैं तुम्हारी ओर खींचा जा रहा हूँ? और इस हालत में तुम्हें देखकर मेरे दिल को करार क्यों नहीं है? नहीं नहीं, मुझे तुमसे दूर ही रहना होगा। ये हम दोनों के लिए ही सही होगा। मीरा संजय के रूम में खाना लेकर आई। भाई भाई, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मीरा ने संजय को जैसे ख्याल से जगाया। अभी मन नहीं बच्चा, प्लीज, संजय उदास भरे लहजे में बोला। मीरा उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं जानती हूँ भाई, आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त। आप श्रद्धा के साथ रहना चाहती हैं, मगर आप ये भी तो सोचिए कि अगर बार बार आप वहाँ जाएंगे तो हर कोई सवाल करेगा। और श्रद्धा, अभी तो उसे आपकी फीलिंग्स के बारे में कुछ पता भी नहीं है, और अभी ऐसी हालात में उससे ऐसी कोई बात भी नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ, मगर तुम बताओ मैं क्या करूँ? जिसे चाहता हूँ, चाहकर भी उसके दर्द को बांट नहीं पा रहा हूँ। काश कि उस दिन पूजा के बाद मैं उससे अपने दिल की बात कर लेता, तो आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती। कहते कहते उसकी आंखों की नमी उसके गालों तक पहुंच गई। अपने भाई के आंसू साफ करते हुए मीरा कहती है, आप ना उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं अब से हर पल उसके साथ रहूंगी। उसे बिल्कुल पहले वाली शरारती और प्यारी सी मासूम सी श्रद्धा बना दूंगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ भाई। रात के 11 बजे के करीब युवराज के फोन पर रॉकी का फोन आया। बोलो रॉकी, इस वक्त? जी सर, वो दो लोग सुबह से कितनी बार श्रद्धा के घर के चक्कर लगा चुकी हैं और इस वक्त भी वो वहीं हैं। ठीक है, दोनों को उठा लो, गोदाम में ले आओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। जग्गू के फोन पर, हेलो, हाँ बोल। भाई, जो लोग अपने भेजे थे उन्हें कुछ लोग आकर बंदूक की नोक पर अपने साथ ले गए। कोई बात नहीं रे, इन छोटे मोटे प्यादों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम बस अपना काम सही से करो, बाकी अपन देख लेगा। जग्गू सीधा नागा के पास आया, जो अभी भी अपने कैबिन में बैठकर शराब पी रहा था। क्या खबर लाया है रे जग्गू? भाई, वो दोनों जो लड़के भेजे थे उस लड़की को डराने के लिए, वो पकड़े गए। इसका मतलब कि उस लड़की के घर पर नजर रखवाई जा रही है। जब कोई बड़ी लड़ाई जीतनी हो तो छोटे मोटे प्यादों को हराने पड़ते हैं। वो उनसे क्या पता लगा लेंगे कि उनको किसने भेजा? जग्गू हंसते हुए, आपको पहले ही पता था, इसीलिए आपने अपने आदमी नहीं बल्कि बाहर के गुंडे भेजे कि अगर वो पकड़े भी गए तो वो हमारे बारे में कुछ पता नहीं कर पाएंगे। रॉकी, केशव और गुरु तीनों गोदाम में खड़े थे और दोनों गुंडों को कुर्सी से बांध रखा था। कुछ बताया? युवराज ने पहुंचते ही पूछा। केशव, नहीं कुछ भी नहीं, बस इतना कि किसी ने एक पब्लिक बूथ से फोन किया और एक पार्सल के जरिए पैसे और फोटो मिली थी। तुम्हें क्या लगता है ये लोग सच बोल रहे हैं? युवराज ने गंभीरता से पूछा। रॉकी, लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मामूली गुंडे हैं जो कुछ पैसों के लिए काम करते हैं, जिन्हें सिर्फ श्रद्धा को डराने धमकाने का काम मिला था, वो भी उसके घर पर। युवराज, इसका मतलब है कि वो जो कोई भी है अभी सामने नहीं आना चाहता, पर उसकी नज़र लगातार दयाल अंकल के घर के ऊपर है, क्योंकि युवराज को भी यही लगा कि ये सब कोई दयाल अंकल के लिए ही कर रहा है, वरना उस हालात में श्रद्धा के साथ कुछ भी हो सकता था। इसी बात ने सबको उलझा रखा था। जब तक श्रद्धा कोई बयान नहीं देती, सब बस इसी बात को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो उससे क्यों लेकर गए। रॉकी, एक बात कहूँ सर? युवराज श्रद्धा को लेकर पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थे, पर अब उन्होंने किसी भी भाव को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और बिल्कुल सधे लहजे में बोले, कहो सर, अगर हम हालात पर गौर करें तो श्रद्धा को वहाँ ज्यादा खतरा है। अभी तो वो पहले से भी कमजोर है। ऐसे समय में अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए, इसीलिए हमें उसे किसी सेफ जगह पर रखना चाहिए। और और कहते कहते रॉकी रुक गया। युवराज को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था और परेशानी थी जो और बढ़े ही जा रही थी
कि इस बार खतरा उसके घर तक पहुंच चुका है। युवराज फिर से बिना किसी भाव से बोले, और क्या? सर, आपके घर से सेफ तो कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि वो अगर छिपकर वार कर रहा है तो वो श्रद्धा और दयाल अंकल से तो बिल्कुल भी नहीं छिप रहा है, बल्कि मुझे लगता है उसकी आवाज थोड़ी कांप ही रही थी। आपसे डर रख कर ही वो सामने नहीं आ रहा, तो श्रद्धा और दयाल अंकल से उसे क्या डर हो सकता है, पर आपसे है। या शायद श्रद्धा और दयाल अंकल उसका असली मकसद ना हो। श्रद्धा के जरिए वो किसी और को रोके, इसके आगे कुछ बोल नहीं पाया। युवराज वैसे ही खामोश खड़े रहे। तीनों की नजर अभी भी उनके चेहरे पर ही टिकी हुई थी, खास करके रॉकी की, क्योंकि जो चेहरा कल कुछ कह रहा था वो आज कुछ भी नहीं कह रहा, जबकि बात श्रद्धा की सुरक्षा को लेकर थी। उसने थोड़ा घबराते हुए फिर कहा, पर आज तो जैसे वो अपने दिल की सारी बात कह देना चाहता था। सर, पर अगर आप गलत ना समझे तो। युवराज ने भी उसके भाव समझकर उसे बोल नहीं दिया। रॉकी, तुम जानते हो कि मैं तुम तीनों पर खुद से ज्यादा यकीन करता हूँ, तो फिर तुम मुझसे कुछ कहने के लिए इतना परेशान क्यों हो? जो कहना चाहते हो बेझिझक कहो। शायद वो लोग दयाल अंकल को नहीं, आपको, वो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि श्रद्धा के ना मिलने से आज तक आप जिस तरह से परेशान हैं, मुझे यही लगता है कि वो अंकल के नहीं, आपके पीछे हैं। रॉकी ने युवराज की हरी झंडी मिलती ही अपनी बात बिना अटके एक सांस में बोल दी। युवराज ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी चुप्पी से तीनों के तीनों डरने लगे थे। केशव और गुरु तो रॉकी को हैरान होकर देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि रॉकी को ये क्यों लगा, और युवराज को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई श्रद्धा को टारगेट क्यों करेगा। सब कुछ बहुत उलझा हुआ था। युवराज ने एक लंबी सांस ली और वहां से निकल गए, और बाकी के दोनों रॉकी से उलझ गए। गुरु, यार, ये तूने सही नहीं किया। तो युवराज सर पर शक कर रहा है, और इस बारे में तूने हम दोनों को कुछ बताया भी नहीं। केशव भी गुस्से से बोला, क्या तू भूल गया कि वो इंसान किसी के दुख की वजह नहीं बन सकता, और श्रद्धा और उनका क्या रिश्ता है जो कोई श्रद्धा को निशाना बनाए। हाँ, मानता हूँ मैं, हो सकता है कि दयाल अंकल को तोड़ने के लिए किसी ने ये काम कराया हो कि वो डर कर सर से अलग हो जाए। रॉकी, जो उन दोनों की सारी बात बड़ी ही शांति से सुन रहा था, वो धीरे से बोला, यारो, पहले एक बार मेरी बात सुन लो, फिर अगर तुम्हें लगे कि मैंने कुछ गलत कहा या किया है, मैं तुम दोनों से और सर से भी माफी मांग लूंगा। अब भी दोनों नाराज तो थे, पर अब शांत होकर रॉकी की बात सुनने लगे। जब हम लोग रात को युवराज के पास पहुंचे थे, तो शायद तुम में से किसी ने नोटिस नहीं किया, पर युवराज बहुत परेशान थे और कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे, जैसे किसी ने उनकी कोई बड़ी ही कीमती चीज छीन ली हो। और जब हमें उस हालत में श्रद्धा मिली उस वक्त, तो तुम्हें क्या बताऊं, उनका वो चेहरा जो उसकी हालत देखकर उनका था, उसका दर्द, उसे खो देने का डर से, उनकी आंखों में नमी, और उस इंसान जिसने उसकी ऐसी हालत की, उसके लिए गुस्सा और नफरत एक साथ देखी थी मैंने। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। गुरु और केशव, जो रॉकी की बात ध्यान से सुन और समझने की कोशिश कर रहे थे। केशव बोला, यार, मैं तेरी सारी बातों को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि उस रात सर सच में बड़े गुस्से में थे। मैंने भी उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा, लेकिन इससे कहीं भी ये साबित नहीं होता कि श्रद्धा के साथ जो भी हुआ वो सर के लिए हुआ। गुरु भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर बोला, यार, अगर तुझे कुछ लगा भी था तो तू हमसे बात करता, हम तीनों कुछ ना कुछ करके इस बात का पता लगा ही लेते। पर इस तरह से युवराज सर को कह देना गलत है। रॉकी, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, क्योंकि इस वक्त मुझे श्रद्धा और दयाल अंकल की सेफ्टी की फिक्र है। जो लोग आज घर के बाहर थे वो घर में भी घुस सकते थे। कहकर रॉकी वहां से श्रद्धा के घर चला गया, और केशव और गुरु ने दोनों गुंडों को पुलिस के हवाले कर दिया और युवराज हाउस चले गए। दोनों में से किसी ने भी रॉकी से बात करना सही नहीं समझा, क्योंकि रॉकी इतनी जल्दी मानने वाला भी नहीं था। आधी रात होने को थी, पर युवराज की नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी।
वो अभी अपनी बालकनी में खड़े बाहर आसमान की तरफ देख रहे थे और रॉकी की बातों के जवाब मांगने की कोशिश कर रहे थे, पर किससे ये नहीं जानते थे। क्या सच में श्रद्धा की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ? लेकिन मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो उसे वो भी खुद में ही उलझे हुए थे। अब तक वो उसकी तकलीफ को महसूस कर रहे थे, पर अब रॉकी की बातों ने उन्हें श्रद्धा का गुनहगार बना दिया था। नया दिन कुछ नया लेकर आता है। आज दयाल अंकल ने देखा उनके कमरे में जाने से पहले ही श्रद्धा उठ चुकी थी। उन्होंने उसको चाय दी और उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर बोले, मेरा बेटा अब कैसा है? उसने अपने बाबा की तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोली, बाबा अब हम ठीक हैं, आप पुलिस को बुला लीजिए, हम अपना बयान देने के लिए तैयार हैं। बेटा पहले तुम ठीक हो जाओ फिर। फोन के बाद बीच में ही काट कर बोली, बाबा हम ठीक हैं, आप फिक्र मत कीजिए। हम जानते हैं कि जब तक हम बयान नहीं देंगे तब तक किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर शिंदे और केशव गुरु रॉकी मीरा संजय दयाल अंकल के घर में इकट्ठा थे। अगर कोई नहीं था तो वो थे सिर्फ युवराज। इंस्पेक्टर बयान के लिए उसके पास जाने लगे तो संजय मीरा अंकल भी साथ जाने की जिद करने लगे, तो इंस्पेक्टर शिंदे ने उन्हें साथ आने की परमिशन दे दी। इंस्पेक्टर शिंदे, देखिए श्रद्धा जी, हम सब जानते हैं कि ये सब आपके लिए कितना मुश्किल होगा, एक बार फिर से वो सब याद करना, पर हमें अभी तक कुछ भी क्लू नहीं मिला है जिससे हम आपके अपराधी तक पहुंच पाएं। इसीलिए अब सब आपके बयान पर ही निर्भर है। श्रद्धा ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसका शरीर हल्का सा कांप भी रहा था, लेकिन उसकी नजर अभी भी दरवाजे पर थी। शायद वो किसी और के भी होने का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में डर के साथ खामोशी और लबों पर कपकपाहट थी। लगातार उसकी नजरें दरवाजे पर गड़ी रही, लेकिन काफी देर खामोशी इंतजार के बाद उसने बोलना शुरू किया, जिसके साथ ही उसके आंसू भी बहते गए। जब हम पार्टी से बाहर आए, उसकी आंखों के आगे वो एक एक पल फिर से उभर आया, जब युवराज और उसकी नजरें मिलने के कुछ पल बाद ही वो बाहर की ओर भागी थी। उसने रुककर फिर से बोलना शुरू किया, जब हम बाहर आए तो गेट पर पहुंचते ही किसी ने पीछे से हमारे मुंह पर एक कपड़ा रखकर बेहोश कर दिया। जब हमें होश आया तो हम एक गाड़ी में थे और दो लोग आगे गाड़ी में बैठे थे और एक पीछे हमारे पास हमारे हाथ पैर और मुंह सब बांध रखा था। इंस्पेक्टर बीच में बोले, आपने उनके चेहरे देखे या फिर कोई ऐसी बात सुनी हो? श्रद्धा की पकड़ मीरा के हाथ पर और भी कसती जा रही थी और आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। उसकी हालत देखकर वहां खड़ा हर कोई रो रहा था। संजय से जब सहा नहीं गया तो उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा देखो, अगर तुम अभी ठीक नहीं हो तो हम बाद में बात कर सकते हैं। श्रद्धा, जिसके गले से बड़ी मुश्किल से आवाज निकल रही थी, दबी आवाज में बोली, उनके चेहरे नहीं देखे क्योंकि उन्होंने चेहरों को मास्क से ढका हुआ था, पर वो कह रहे थे। फ्लैशबैक। एक जो पीछे बैठा था, भाई तू भी कैसे कैसे काम ले लेता है, ना तो इसको मारने का है और ना ही ये अपुन के किसी काम की, तो फिर इतने छोटे काम के लिए अपुन को क्यों बुलाया है? जो ड्राइवर के साथ बैठा था, अरे भाई तू जरा खुद पर काबू कर, और अपुन को जिस काम के लिए इतनी दूर से बुलाया गया है, अपुन को बस उतना ही करना है, समझा कि नहीं? वरना तू जानता ही है वो तेरा क्या हाल करेगा। ड्राइवर बोला, क्या तुम लोगों ने लगा रखा है साला, अभी काम पर ध्यान दो। और तूने कुछ ज्यादा बेहोशी की दवाई डाल दी क्या? पहले ही बोला था कि थोड़ा डोज ही देना है। फिर पिछले वाला बोला, अरे बाबा अपन तो थोड़ा ही दिया था। ड्राइवर, फिर अब तलक वो इसको होश आ जाना चाहिए, जरा उसको हिला कर देख कि कहीं पहले ही तो नहीं टपक गई। पिछले ने जैसे ही हाथ लगाया तो घिन से श्रद्धा ने अपने ऊपर से हाथ झटक दिया। पिछले वाला, अरे बाबा इसको तो होश आया पड़ा है, बस अब अपने ठिकाने पर चल, फिर इसको ठिकाने लगाएंगे। थोड़ी देर में श्रद्धा को लेकर वो उस बंद गोदाम में थे और उसे खींचकर उस कमरे की जमीन पर दे मारा।
एक बोला, इसका मुंह तो खोल, अगर इसकी आवाज नहीं सुनेंगे तो पता कैसे चलेगा कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। श्रद्धा के मुंह से कपड़ा हटाते ही वो बदहवास रोते हुए बोली, देखो, हमें छोड़ दो प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। आप लोगों को जो भी चाहिए मैं आपको बाबा से ले देंगे, पर हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। दूसरा बोला, अरे छोड़ तो रहे हैं, नहीं तो अपुन ने किसी को ऐसे नहीं छोड़ा आज तलक, पर तुमको छोड़ रहे हैं, समझी। पहला बोला, अबे जल्दी कर, अपने पास टाइम नहीं है, यहाँ से निकलना भी है और इसका काम भी करना है। तीसरा, ये काम तो मैं ही करूंगा, समझे। और वो श्रद्धा की तरफ बढ़ा। उसकी बड़ी बड़ी खून उतरी हुई आंखों को देखकर, जो कि पूरे चेहरे में बस आंखें ही दिख रही थी, डर के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। उसके बस रोने और मिन्नती करने की आवाज ही आ रही थी। पर एकदम से लगातार थप्पड़ों की आवाज आने लगी और श्रद्धा की मिन्नतों वाली आवाजें चीखने चिल्लाने में बदल गई। श्रद्धा होश में आते हुए डरी सहमी आवाज में रोते हुए बोली, उन्होंने इतना मारा कि हमारे जिस्म पर कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां घाव ना दिया हो। वो धीरे धीरे दर्द से हम बेहोश हो गए और वो ये कह रहे थे कि अभी तो बड़े सस्ते में छूट रही है, अगली बार हिसाब बराबर कर लेंगे। और जब हमें होश आया तो हम हॉस्पिटल। वो आगे कुछ बोल नहीं पाई। मीरा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। धीरे धीरे रोने की आवाज सिसकियों में बदल गई और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई। सुनकर सबका खून खौल उठा, पर इस वक्त उसको संभालना ज्यादा जरूरी था, तो संजय ने जल्दी से डॉक्टर को फोन कर दिया। रॉकी ने बाहर आकर युवराज को सारी बात बता दी। युवराज ने रॉकी को कुछ जवाब दिए बिना ही फोन कट कर दिया। इंस्पेक्टर, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, बिना किसी गलती की मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी है। आप उन लोगों को छोड़ना मत, अंकल ने रोते हुए कहा। इंस्पेक्टर, देखिए मिस्टर दयाल, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, पर श्रद्धा के बयान से भी ज्यादा कुछ पता नहीं चला। पर ऐसा लगता है वो गुंडे बाहर से बुलाए गए हैं इस काम के लिए। देखिए, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, पर आपको भी किसी पर कोई शक नहीं है, क्योंकि जो दो गुंडे कल रात पकड़े गए हैं वो किसी को नहीं जानते। ये जो कोई भी है सामने से नहीं बल्कि पीछे से वार कर रहा है। ऐसा लगता है किसी का जाल है जिसमें शायद शिकार कोई और है और वार किसी और पर कर रहे हैं। इसीलिए श्रद्धा के लिए खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि शायद खतरा ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। मैं अपने बंदे आपके घर के बाहर तैनात कर देता हूँ, बाकी आप लोग भी श्रद्धा जी का ध्यान रखिए। ये कहकर इंस्पेक्टर वहां से चले गए। रॉकी गुरु केशव और संजय अंकल के पास गए। संजय भरे गले से बोला, अंकल आप फिक्र मत करिए, श्रद्धा को कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं। वो तीनों भी एक साथ बोले, हम भी आपके साथ हैं अंकल, हम उस कमीने को छोड़ेंगे नहीं, उसे सजा देकर रहेंगे। अंकल फफक फफक कर रोते हुए वहीं सोफे पर बैठ गए। आखिर मेरी बच्ची से क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की, क्यों क्यों उसके पीछे पड़ गए। मेरी मासूम सी गुड़िया का क्या हाल कर दिया, वो तो किसी को जानती तक नहीं यहाँ। संजय ने उनको गले लगा लिया। अंकल, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम श्रद्धा को कैसे इस सब से बाहर निकालेंगे। आप खुद को संभालिए, हम सब हैं ना, कुछ नहीं होगा श्रद्धा को। श्रद्धा को थोड़ी देर में होश आया तो मीरा उसके पास बैठी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। उसको होश में देखकर मीरा मुस्कुरा कर बोली, और श्रद्धा, अब कैसा लग रहा है। क्या यार बार बार हमें डरा रही हो। मीरा ने उसका हाथ थोड़ा ध्यान बटाना चाहा। श्रद्धा ने एक नजर मीरा को देखकर नजर हटाकर बोली, अब ठीक है, आप लोग हमारी फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। श्रद्धा बोल ही रही थी कि कमरे में संजय आ गया। श्रद्धा संजय को देखकर चुप हो गई और आंखें बंद कर ली। संजय धीरे से उसके पास आया। उसने संजय को अपने इतने पास खड़ा महसूस किया तो घबराकर आंखें खोली और मीरा को पकड़कर बैठ गई। संजय को श्रद्धा की ये हरकत दिल पर चोट की तरह लग गई। जिसे वो संभालना चाहता था वो उससे इस तरह डर रही है, पर वो खुद को संभालते हुए उसके पास बैठकर बोला,
मीरा, लगता है हमारे दोस्त तो हमसे नाराज हो गई है। क्यों श्रद्धा? वो कुछ नहीं बोली, उसकी आंख से फिर से आंसू गिरने शुरू हो गए। संजय ने हिम्मत करके उसके आंसू पोंछकर उसका एक हाथ अपने हाथ में ले लिया, जिससे श्रद्धा असहज हो गई। श्रद्धा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही अंकल की। तो अब रो रो कर खुद को और अंकल को सजा मत दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हुआ उसे इतनी आसानी से भूल सकती हो, पर एक कोशिश तो कर सकती हो ना। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उनके लिए तुम्हें इस तरह देखना कैसा लगता होगा, और सबसे ज्यादा अंकल के दिल पर क्या गुजर रही है, तुमने सोचा है? मैं जानता हूँ कि हम बहुत गहरे दोस्त तो नहीं हैं, पर दोस्त तो है ना, तो थोड़ा तो हक इस दोस्त का भी बनता है। और अगर तुमने सच में मुझे और मीरा को कभी दोस्त समझा हो, तो तुम ये कोशिश जल्दी ही शुरू करोगी। श्रद्धा को संजय की बातों से एक नई हिम्मत मिली। सच ही कहते हैं कि दोस्ती भी इंसान को हर दुख से बाहर निकाल सकती है। श्रद्धा ने संजय के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया और धीरे से बोली, हम जरूर कोशिश करेंगे, अपने बाबा के लिए और अपने दोस्तों के लिए भी। उसकी बात सुनकर संजय के दिल को तो जैसे सुकून मिल गया। मीरा ने पास में पड़ा शॉल उठाकर श्रद्धा के कंधों पर ओढ़ा दिया और उसे उठाकर मुस्कुरा कर बोली, तो चल, फिर बाहर चल और हम सबके साथ बाहर बैठ, थोड़ी देर फिर देख तो कितनी जल्दी ठीक हो जाएगी। बाहर सब श्रद्धा को देखकर हैरान थे, पर खुश भी थे कि अब धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। इधर युवराज की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो सीधा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर शिंदे के पास पहुंचे। इंस्पेक्टर ने जो वहां कहा था वो ही युवराज को कह दिया। इसका मतलब वो हम तक तो पहुंच सकता है, पर हम लोग उसके साय तक भी नहीं पहुंच सकते। युवराज ने सोचते हुए गंभीरता से कहा, अभी तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि उस इंसान का टारगेट श्रद्धा तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही दयाल अंकल, वरना वो उसको किडनैप करवा के कुछ भी कर सकता था अंकल से। पर ऐसा कुछ ना करके उसने श्रद्धा पर दोबारा हमला करवाया, या फिर यूं कह लो कि वो उससे वो हादसा भूलने नहीं देना चाहता। इसीलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि श्रद्धा की सिक्योरिटी टाइट कर दी जाए, जिससे कोई भी उसके पास ना आ सके। इंस्पेक्टर की बात सुनकर युवराज के कानों में रॉकी की कही बातें गूंजने लगी, जिससे उनके चेहरे पे परेशानी की लकीरें और ज्यादा बढ़ गई। जिसको देखकर इंस्पेक्टर शिंदे बोले, मिस्टर युवराज, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। इंस्पेक्टर, क्या पूछना चाहते हैं? वैसे आप इस केस से कुछ ज्यादा ही जुड़े लग रहे हैं। मतलब आपके लिए तो काफी लोग काम करते हैं, पर आप उनके लिए खुद यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इंस्पेक्टर शिंदे जरा सोच समझ कर बोली, दयाल अंकल मेरे लिए सिर्फ काम ही नहीं करते, बल्कि मेरे लिए मेरे पिता के समान है, समझे? और किसके लिए मुझे क्या करना है और कैसे करना है, उसके लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, युवराज ने सख्त लहजे में कहा। इंस्पेक्टर कुछ बोलता उससे पहले ही युवराज वहां से निकलकर बीच पर चले गए। वहां एक तरफ बैठकर इंस्पेक्टर और रॉकी की बातों को फिर से सोचने लगे। आखिर कौन हो सकता है जो मुझ तक पहुंचने के लिए श्रद्धा का इस्तेमाल करेगा? और अगर ये सच हुआ और अंकल को श्रद्धा को कुछ हो गया, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो मासूम सी लड़की आज इस हालत में है और मेरा दिल उसके लिए बेचैन है। कल अगर उसे कुछ हो जाता है तो? नहीं, अब मुझे खुद ही उसे प्रोटेक्ट करना होगा। पता नहीं हॉस्पिटल में मैंने उससे क्यों ये वादा किया और क्यों मेरे मुंह से वो सब निकला, लेकिन ये सच है कि मुझे कहीं ना कहीं उसके आंसू, उसकी तकलीफ, उसके दर्द से फर्क पड़ता है। चाहे मैं इस बात को जितना भी नकारूं, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे रहते उसका कोई एक पाल तक बांका नहीं कर पाएगा। युवराज ने खुद से ही एक दृढ़ निश्चय लिया और श्रद्धा के घर की तरफ चल पड़े। वहां सब बैठकर श्रद्धा से बातें कर रहे थे। दयाल अंकल सबको श्रद्धा के बचपन की बातें बता रहे थे। श्रद्धा के चेहरे से डर गायब देखकर सबके मन में एक सुकून सा उतर आया था, और उन सब में बैठी श्रद्धा के ख्याल खुद से ही उलझे हुए थे। जब से उसको होश आया था, उसने युवराज की एक झलक तक नहीं देखी थी।
वो इसी बात से उलझी पड़ी थी कि हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया और वो एक बार भी हमें देखने नहीं आए। तो क्या वो हमसे इतनी नफरत करते हैं कि एक बार हम किस हाल में हैं ये जानना ज़रूरी नहीं समझा? पर हमें क्यों बुरा लग रहा है? बाकी सब तो हमारे पास हैं, लेकिन हमें उनकी कमी क्यों महसूस हो रही है? क्या एक बार भी हमें देखने नहीं आ सकते थे? वो तो हैं ही अकड़ू। किस्म के देखने से ही पता चलता है कि उनके सीने में दिल नहीं पत्थर है जो कभी नहीं पिघल सकता। सोचते सोचते उसकी आंखें आंसुओं से भर आई, जिसे सबकी नज़र बचाकर उसने जल्दी से पूछ लिया, हमें दुख में भी किसी खास का साथ चाहिए होता है, चाहे समझ हो या ना हो, लेकिन उसका साथ पाकर हर बड़ा दुख भी छोटा सा लगता है। उसी तरह श्रद्धा को भी अपने किसी खास का साथ चाहिए था, लेकिन वो किसी से कह भी नहीं सकती थी, इसीलिए उसका दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने पार्टी की रात की उस आखिरी नज़र के बाद युवराज को देखा तक नहीं था, जिससे श्रद्धा को और भी खालीपन महसूस हो रहा था। इतने दुख में भी सिर्फ एक ही इंसान को याद कर रही थी। अभी तक अपने दुख में थी, मगर अब जब सब उसके आसपास थे तो उसे बस एक ही इंसान का इंतजार था, और ये बात वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी। इसीलिए वो और उलझती ही जा रही थी, जो उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सब लोग उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी मीरा की सामने गेट पर नजर गई तो खुशी से चहक कर बोली, युवराज तुम यहाँ? सब लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा तो युवराज खड़े थे। केशव गुरु रॉकी तो एक झटके से उठकर सोफे के पीछे खड़े हो गए और एक दूसरे को कुछ इशारे करने लगे। तीनों ही युवराज से पहले ही थोड़ा डरे हुए थे। ऊपर से वो तीनों सारा काम छोड़कर श्रद्धा के घर में इस तरह से महफिल जमाए हुए थे। संजय तो युवराज के गले लगकर बोला, यार अच्छा किया तो यहाँ भी आ गया, शायद श्रद्धा को देखने आया है। चल फिर अंदर, यहाँ खड़ा क्या विलन वाला पोज दे रहा है? संजय कहकर जोर से हंस पड़ा और युवराज को अंदर ले आया। युवराज के चेहरे पर किसी तरह का कोई भी भाव नहीं था। उन्होंने वहां बैठे सब पर एक नजर डाली, फिर बोले, नहीं संजय, मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। युवराज की बात सुनकर दो लोगों के चेहरे एकदम बुझ गया। एक तो मीरा, जिसे एक पल में ही सोच लिया कि कुछ वक्त तो युवराज को सामने से देख पाऊंगी, और दूसरा श्रद्धा, जिसके दिल में युवराज को देखकर एक उम्मीद हुई कि वो आज उसे ही मिलने आए हैं। शायद आज वो कुछ कहेंगे, लेकिन उनकी बात सुनकर उसके चेहरे पर जो एक पल के लिए सुकून सा उभरा था वो फिर से बेचैनी में बदल गया। उसके दिल में एक टीस सी उठी। उसने एक बार भी युवराज की तरफ नहीं देखा। अंकल अपनी जगह से उठकर बोले, आप बैठिए युवराज, और ऐसा क्या काम आ गया? अंकल, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो क्या हम दोनों कहीं बात कर सकते हैं? संजय ने कुछ शंकित होते हुए पूछा, युवराज ऐसी क्या बात है जो तू हम सबके सामने नहीं कह सकता? आखिर यहाँ कोई भी बाहर का नहीं है। युवराज ने संजय के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अंकल से काम था पर्सनली। अब अगर तेरे सवाल जवाब हो गए हों तो क्या मैं अंकल से बात कर लूं? संजय ने हाँ में सर हिला दिया और युवराज अंकल के पीछे चल पड़े। दोनों अंकल के रूम में थे। थोड़ी देर बाद दोनों कमरे से निकले और युवराज घर से बाहर आ गए और अंकल आकर अपनी जगह पर बैठ गए। सब सवालिया निगाहों से अंकल को देख रहे थे, क्योंकि उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी और युवराज के ऐसे आने की कोई वजह ज़रूर होगी, ये बात सब समझ रहे थे। पर क्या? ये सवाल सबके चेहरे पर नजर आ रहा था। युवराज के जाने के कुछ ही पल में रॉकी के फोन पर एक मैसेज आया। उसने वहां के हालात पर नजर डाली, जहां अभी तक चकचक पकपक हो रही थी। सब अब कैसे खामोश होकर सिर्फ अंकल की तरफ ही देख रहे थे। उसने जरूरी सोचकर पहले एक साइड होकर मैसेज पढ़ना सही समझा। मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने सोचा तो था, पर इतनी जल्दी नहीं सोचा था। वो जल्दी से वापस आकर अंकल के पास बैठ गया। उनके हाथ पर हाथ रखकर बोला, अंकल, आपको हम में सबसे ज़्यादा यकीन उन्हीं पर है, तो फिर आप आज क्यों सोच रहे हैं? वो जो कह रहे हैं आपको वो ही करना चाहिए, सब ठीक ही होगा। अंकल ने श्रद्धा को युवराज से जितना दूर रखना चाहा, किस्मत उन्हें उतना ही एक दूसरे के सामने लाती जा रही थी।
अंकल को डर था तो सिर्फ एक ही कि कहीं उनकी वफादारी उनके बेटे की तरह बेटी पर भी भारी ना पड़ जाए। सब लोगों ने रॉकी की बात सुनी तो केशव ने पूछा, आखिर क्या बात है जो हम लोगों को समझ नहीं आई और अंकल के बिना कहे तेरी समझ आ गई। रॉकी जवाब देता उससे पहले अंकल ने ही जवाब दे दिया। युवराज चाहते हैं कि जब तक श्रद्धा का दोषी पकड़ा ना जाए तब तक हम दोनों युवराज हाउस में रहें, ताकि श्रद्धा हर खतरे से सुरक्षित रहे। अंकल की बात सुनकर सब हैरान थे, सिवाय रॉकी के। केशव और गुरु ये सोच रहे थे कि क्या रॉकी जो कह रहा था क्या वो सच है। पर अगर ऐसा कुछ होता तो इस हालत में भी वो एक बार श्रद्धा को मिलने क्यों नहीं आए। और जो उन्होंने अब तक किया, इतना तो अंकल क्या वो हम में से कोई भी होता तो वो करते ही। मीरा और संजय अपनी सोच में थे, आखिर युवराज श्रद्धा के लिए ये सब क्यों कर रहा है। वो तो उसे एक बार देखना भी पसंद नहीं करता। हाँ, शायद अंकल की वजह से उसे अपने घर रखने के लिए कहा हो। उन दोनों ने खुद से ही सवाल जवाब कर खुद को तसल्ली दे डाली। और श्रद्धा के अंदर युवराज के लिए एक अनकहा गुस्सा आ चुका था। सामने पड़ने पर भी एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा कि हम कैसे हैं। अगर फिक्र है तो उस हैवान की, या वो भी इसीलिए कि किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो उनके खास आदमी पर वार किया। उनकी ईगो हर्ट हुई होगी, बस उसे पकड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। श्रद्धा ने भी गुस्से में मन ही मन फैसला लिया कि वो युवराज हाउस नहीं जाएगी। सब अपने अपने मन के ख्यालों में थे। रॉकी की आवाज ने सबको हकीकत की दुनिया में ला दिया। अरे, क्या हुआ सबको, क्यों एकदम खामोश हो गए। मीरा जी, क्या आप श्रद्धा का सामान पैक कर देंगी। और अंकल चलिए, आप भी अपना सामान पैक कर लीजिए। हमें युवराज सर के घर आने से पहले ही वहाँ पहुँचना है। तो आप लोग जल्दी से पैकिंग करिए, तब तक मैं सबके लिए बढ़िया सी चाय बनाता हूँ। श्रद्धा, तुम बताती जाना, मैं तुम्हारे सामने पैक करती जाऊंगी। मीरा ने श्रद्धा को दबी सी आवाज में कहा। श्रद्धा शांत भाव से बोली, मीरा जी, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम अपने घर पर ही रहेंगे। यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है। और अगर एक इंसान अपने घर में भी सेफ नहीं है तो वो कहीं भी सेफ नहीं हो सकता। सबने उसको समझाने की कोशिश की, पर श्रद्धा किसी की भी नहीं सुनना चाहती थी। वो दवाई लेकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। अब अंकल को युवराज की बातें याद आ रही थी। उनका एक मन तो खुद का था कि वो वहाँ ना जाएं, पर श्रद्धा की सेफ्टी की सोचकर उन्हें वहाँ जाने के लिए मजबूर कर रही थी। वो एक बार फिर श्रद्धा को समझाने के लिए उसके कमरे में गए। कमरे में जाते ही उन्होंने देखा वो बड़े गौर से छत को निहार रही थी। वो उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरने लगे। उसकी आंख से कुछ मोती निकलकर उसके चेहरे पर गिर गए। उसने उन्हें यूं रोता देखा तो उठकर उनके आंसू पोंछने लगी। आप तो जानते हैं बाबा, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हम वहाँ नहीं रह पाएंगे। मैं सब समझता हूँ, पर आज ये बाप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है, पर उसे खो नहीं सकता बेटा। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो तुझे कुछ नहीं होने देंगे। तू एक बार मेरे बारे में सोच कर देख। मैं हर पल इस डर से तो नहीं जी सकता कि अनजान मौत कब तुझ तक पहुंच जाए, या फिर तू इस खौफ में जीना ही भूल जाए। इसीलिए तेरा वहां रहना और उस अपराधी को पकड़ना बहुत जरूरी है बेटा। लेकिन बाबा, क्या वहां जाए बिना नहीं हो सकता ये। बेटा, अगर युवराज ने कुछ कहा है तो सोचे समझे बिना नहीं कहा होगा, और वो कुछ करने को कह रहे हैं तो वो जरूरी ही होगा। इसीलिए मेरी बात मान और अपने पापा की खातिर ही सही वहां जाने के लिए मान जा बेटा। उसकी आंखों से आंसू निकल कर आए। अपने बाबा को ऐसे देखकर उसने हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर मैं मीरा बिटिया को कह देता हूँ तुम्हारी पैकिंग कर देगी। अंकल ने बाहर सबको बताया कि श्रद्धा मान गई है। मीरा उसकी पैकिंग करने चली गई। संजय तो ये सोचकर शांत हो गया, चलो वहाँ वो सेफ तो रहेगी। वहीं सबसे अलग रॉकी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। केशव और गुरु को इस बात की खुशी थी कि चलो अब श्रद्धा जल्दी ठीक होगी, और शायद अब उस पर हमला भी ना हो। सबको युवराज हाउस पहुंचते पहुंचते रात हो गई। युवराज अपने कमरे में थे। तभी बद्री काका ने आकर दरवाजे पर से ही युवराज को बताया कि दयाल जी और सब लोग नीचे आ गए हैं।
काका, आप उन दोनों को उनका कमरा दिखा दीजिए और खाना लगाएं, हम अभी आते हैं। काका ने श्रद्धा और दयाल अंकल को एक एक कमरा दिखा दिया और श्रद्धा से बोले, बिटिया अब कैसी हो? भगवान सब ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करो। और युवराज तो है ना फिर। आप जल्दी से फ्रेश होकर नीचे खाने पर आ जाओ। श्रद्धा और अंकल ने हाँ में सर हिलाया और कमरे में चले गए। दोनों के कमरे पास ही थे। काका कहकर नीचे आकर खाना लगाने लगे। केशव, गुरु, रॉकी, संजय, मीरा सब जाने लगे तो बद्री काका ने सबको खाने के लिए रोक लिया। मीरा और संजय का तो मन वैसे ही जाने का नहीं था। काका के कहने पर उन्होंने उन तीनों को भी जबरदस्ती रोक लिया। श्रद्धा भी सोच रही थी कि उसे नीचे जाना चाहिए कि नहीं। दयाल अंकल ने दरवाजे से आवाज लगाकर उसको नीचे चलने के लिए कहा, पर श्रद्धा ने कहा, बाबा आप चाहते थे तो हम यहाँ आ गए, पर उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं है। जिस इंसान के अंदर हमारे लिए किसी तरह की भावनाएं ही ना हो, हम उनका सामना नहीं करना चाहते। अंकल भी यही चाहते थे कि श्रद्धा युवराज के सामने कम ही जाए। तो उन्होंने एक लंबी सांस ली और उससे कहा, ठीक है तो मैं तुम्हारा खाना ऊपर ही भिजवा देता हूँ। बाबा अभी खाना खाने का मन नहीं है, थोड़ी देर बाद हम खा लेंगे जब हमें भूख लगेगी। नहीं बेटा, खाना तो मैं भिजवा रहा हूँ और तुम्हें खाकर अपनी दवाई भी लेनी है। और इस मामले में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, नहीं तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप नीचे जाइए, हम खाना खा लेंगे पक्का। उसकी बात सुनकर अंकल नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए, जहाँ सब पहले से ही बैठे थे। जब सबने अंकल को देखा अकेले ही, तो उन्होंने उन सबकी तरफ देखकर कहा, वो अपने कमरे में ही खाना खा लेगी, अभी थोड़ी थकी हुई है। मीरा, लेकिन अंकल अगर वो अकेली रहेगी तो। अंकल मीरा की बात काट कर बोले, बेटा एक दो दिन में जब यहाँ कंफर्टेबल हो जाएगी तो अपने आप ही सबके साथ खा लेगी, पर अभी उसके साथ ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं। उनकी बात सुनकर युवराज ने भी अपनी सहमति जताई। अंकल ठीक कह रहे हैं मीरा, अभी उसे यहाँ सब कुछ अजीब लगेगा और अभी उसे किसी तरह का स्ट्रेस देना ठीक नहीं। वो यहाँ जैसे रहना चाहती है रह सकती है। और बद्री काका को उसे खाना देने के लिए कहा। आज श्रद्धा को यहाँ आए 3 दिन हो गए थे। अब तक सब ठीक चल रहा था। वो युवराज के सामने नहीं आई थी। युवराज हाउस में होने के कारण अंकल को भी अब श्रद्धा की फिक्र नहीं थी। वो जानते थे कि जब तक श्रद्धा यहाँ है उसको कुछ नहीं हो सकता है। तो वो भी युवराज के साथ ऑफिस जाने लगी। मीरा भी सारा दिन घर रहकर ऊब चुकी थी। उसने भी अपने भाई के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया और उसका पहला प्रोजेक्ट अर्जुन राठी के साथ था। मीरा को ऑफिस आए 2 दिन हो चुके थे। आज उसकी पहली मीटिंग अर्जुन के साथ थी, जो पहले ही इस मीटिंग को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था कि उस दिन के बाद आज वो मीरा से मिल पाएगा। वो काफ़ी सुलझा हुआ लड़का था, पर अब तक उसे कोई पसंद नहीं आई थी, मगर पहली नज़र में ही मीरा उसके मन को भा गई थी। जब वो मीरा के कैबिन में गया तो मीरा को इस तरह देखकर कुछ देर के लिए तो भूल ही गया कि वो यहाँ क्या करने आया है। मीरा ने वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। बालों का जूड़ा जिसमें से गिरती 3-4 लटें उसे एक अलग ही लुक दे रहा था। वो पेन मुंह में दबाए फाइल्स में मगन थी। जब उसे अर्जुन की आहट हुई तो उसने सर ऊपर किया। अर्जुन को ऐसे देखकर वो हैरान हो गई। उसने 2-3 बार आवाज दी, पर वो तो कहीं खो गया था। तो मीरा ने उठकर उसकी आंखों के आगे हाथ हिलाया। अचानक से वो होश में आया और मीरा को पास देखकर एक बार वो नर्वस हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसे ऐसे देख मीरा ने पूछा, हेलो, आप ठीक तो हैं मिस्टर अर्जुन? वो तो वैसे ही उसके इतने पास होने से नर्वस हो रहा था। उसमें जल्दी जल्दी बोल गया, जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। मीरा मुड़ी और सोचने लगी, देखने से नहीं लगता ये ठीक है और फिर कुछ अजीब भी लग रहा है। पर अपनी सोच को विराम लगाते हुए उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा,
अगर आप ठीक हैं तो मीटिंग शुरू करते हैं। मीरा का ध्यान तो मीटिंग में था, पर अर्जुन का कभी तो उसकी आंखों की ओर, जो वो बात करते करते कभी छोटी तो कभी बड़ी कर रही थी, तो कभी उसके बालों की लटों पर, जो बार बार पीछे करती और वो फिर आगे आ जाती। एक बार उसका दिल किया कि उन लटों को वो खुद ही संवार दे, पर वो ये सोचकर ही मुस्कुरा पड़ा। मीरा ने उसे यूं मुस्कुराते हुए देखा तो चिढ़कर बोली, वैसे आप हर मीटिंग ऐसे ही अटेंड करते हैं या फिर आज कुछ स्पेशल है? वो उसकी बात सुनकर समझ गया कि मीरा उसकी हरकतों की वजह से चिढ़ रही है। उसे उसका चिढ़ा हुआ फेस देखकर उसे उस पे और भी प्यार आ गया, और वो खुद को ठीक करता हुआ बोला, जी, मैं तो आपकी बातें ध्यान से सुन रहा था। काफ़ी अच्छी नॉलेज है, और जैसे कि आप कह रही हैं, हमें लगता है कि हम आगे तक साथ काम करेंगे। ये कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मीरा ने हाथ मिलाया तो ये कहकर कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जल्दी ही पेपर वर्क कंप्लीट कर फिर मिलती हैं। और वो वहाँ से वैसे ही मुस्कुराते हुए निकल गया। कुछ तो था जो मीरा के लिए फील कर रहा था। वो उसकी हरकतों से बुरी तरह चिढ़ चुकी थी, पर वो संजय से नहीं कहना चाहती थी कि कहीं संजय ये ना सोचे कि पहला प्रोजेक्ट है और उसकी पहली ही मीटिंग थी, वो भी संभाल नहीं पाई, तो कहीं ये प्रोजेक्ट भी ना संभाल पाए। खुद ही सोचते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं भाई को कुछ नहीं कहूँगी, मुझे कुछ वक्त तक तो इसे झेलना ही होगा। वो एक लंबी सांस लेकर फिर से अपने काम में लग गई। इधर कोई था जो हर चीज पर नजर रख रहा था, जिसे अपने अगले कदम का इंतजार था। क्या खबर है उस युवराज की? अब तो अकड़ कम हो गई होगी। आखिर कितनी शर्म की बात है उस युवराज के लिए कि उसके खास आदमी की बेटी, या फिर उसकी वो क्या कहते हैं, हाँ, गर्लफ्रेंड, किडनैप हो गई, और वो कुछ नहीं कर सका। उसके साथ क्या हो सकता था, ये तो वो समझ ही गया होगा। आज उस राठौड़ को अपनी औकात पता चल गई होगी। वो सोचता था कि वो इस शहर का नामी बंदा जो चुटकियों में हर काम कर लेता है, पर आज वो एक इंसान का पता नहीं लगा पाया। हा हा। भाई, ये बात तो अभी सब लोगों को पता लगनी चाहिए कि वो कितना कमजोर है। क्यों भाई? आपसे उलझने के लिए उसे पछताना पड़ेगा। वो आपके पैरों पे गिरकर भीख मांगेगा, तभी अपन को मजा आएगा। आखिर उसको भी तो पता चलना चाहिए कि उसने किससे दुश्मनी मोल ली है। अरे, मारेंगे उसको भी, एक बार में ही नहीं, धीरे धीरे, ताकि वो तड़प तड़प कर मरे, जैसे कि वो इस वक्त हमें ढूंढने के लिए तड़प रहा है। ढूंढो युवराज, ढूंढो, पर जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। पर आगे क्या करना है भाई? उसने उस लड़की को और उस बुड्ढे को अपने ही घर में रखा है। अरे कोई बात नहीं, उस बिल से तो उस लड़की को निकालना 1 मिनट का काम है, मगर उससे पहले उसके बाप का वक्त आ गया है। नजर रख, और जैसे ही मौका मिले उड़ा डाल। अब तोहफा भी तो देना बनता है ना युवराज को। ठीक है भाई। अर्जुन खुश था कि मीरा से चाहे थोड़ी ही देर बात हुई, पर हुई तो सही। आज फिर एक मीटिंग के लिए उसे मीरा के ऑफिस जाना था। आइए, आपका ही वेट हो रहा है। मीरा की बात सुनकर वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। ओह रियली? अगर मुझे पता होता कि कोई इतने दिल से मेरा इंतजार कर रहा है तो मैं पहले ही आ जाता, कहकर मुस्कुरा कर मीरा को प्यार से देखने लगा, जिससे वो फिर से मुंह बना लेती है। देखिए मिस्टर अर्जुन, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, और मेरे पास फालतू का वक्त नहीं। आप पहले ही मीटिंग में लेट हैं, लगता है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है काम में, या फिर आप इसे लेकर कुछ ज्यादा ही लापरवाह हैं। अर्जुन को समझ आ रहा था कि वो उससे चिढ़ रही है, पर उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि कोई उसे अपने काम के प्रति लापरवाह समझे। जी नहीं, शायद आपका ये पहला प्रोजेक्ट है, पर अर्जुन राठी को यहाँ काम करते इतना वक्त तो हो ही गया है कि लोग अर्जुन राठी को अच्छे से जानते हैं कि वो अपने काम को लेकर कितना सीरियस है। अर्जुन ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर मीरा थोड़ी देर के लिए उसे ही देखती रही, और सोचने लगी कि अभी कितना खिला हुआ चेहरा और कितनी मीठी बातें कर रहा था, और अब देखो एक पल में तोप का गोला बन गया है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही कह गई। मीरा ने उसे इस तरह देखकर कहा, आई एम सॉरी मिस्टर राठी, वो मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर मुझे काम के टाइम मजाक पसंद नहीं। अर्जुन ने जब मीरा के मुंह से सॉरी सुना तो एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ।
पर उसे अच्छा लगा और एक बार फिर वो मुस्कुरा गया। इस बात पर मीरा ने उसे कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो वो खुद ही बोला, मीरा जी, वैसे आपको नहीं लगता कि हमें किसी के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले उस इंसान के बारे में जान लेना चाहिए? और बिजनेस में तो हर इंसान काम का होता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। हमें किसी भी वक्त किसी से भी कोई भी काम पड़ सकता है, और अगर हम अपने ही अंदाज में चलेंगे तो एक दिन हमें ही कोई यूज करके चला जाएगा। मीरा उसकी बात सुनकर समझ रही थी, पर उसे ये बात बड़ी गहरी लगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर गई। वो मैं पहले भाई के साथ काम में सिर्फ हेल्प करती थी, पर आज भाई ने इंडिया में पहली बार इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट दिया है, इसीलिए थोड़ा नर्वस है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, बस इसीलिए। ओह, तो ये बात है। मुझे लगा कहीं आपको मुझसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मीरा एक स्माइल करके, जी नहीं मिस्टर अर्जुन, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, तो चलिए फिर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपसे कोई भी गलती नहीं होने देंगे, पर उसके लिए आपको हमसे दोस्ती करनी होगी। तो क्या करेंगी आप हमसे दोस्ती? मीरा ने भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाकर हाथ आगे बढ़ा दिया। तो ठीक है, अब जब हमें इतना इंटेलिजेंट दोस्त मिल रहा है तो हम मना क्यों करेंगे? हाथ मिलाते हुए तो आज से हमारी दोस्ती शुरू, और हंसने लगती है। युवराज हाउस में सब लोग रात का खाना खाकर अपने कमरे में थे, और युवराज हर रात की तरह अपनी फेवरेट जगह बालकनी में थे, जो बालकनी कम और छोटा सा गार्डन ज्यादा थी। युवराज को यहाँ एक अलग ही सुकून मिलता था, चाहे वो खुश हो या फिर दुखी। यहाँ घंटों तक खड़े रहते थे और आसमान की तरफ देखते रहते। आज भी कहीं खोए हुए थे कि एक जोर की आवाज उनके कानों में पड़ी, और वो अपने कमरे से उस आवाज की तरफ भागे। युवराज ने वहां जाकर देखा श्रद्धा जमीन पर गिरी है, और अंकल उसके पास बैठ उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। युवराज ने एक पल गवाए बिना श्रद्धा को अपनी मजबूत बाजों में उठाते हुए कहा, मैं इसे कमरे में ले जाता हूँ, आप डॉक्टर को फोन कर दीजिए। युवराज ने उसको बिस्तर पर लिटाया और उसे एक चादर से कवर कर दिया। उसके पास बैठते हुए उसके सिर को सहलाते हुए बोले, टू बी कंटिन्यूड। युवराज श्रद्धा को क्या बोलने वाले हैं और आगे क्या करने वाले हैं, आगे एपिसोड्स में देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।